हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में टेट 2025 के लिए यहाँ पर जो है मैं आप सभी को हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन जो है इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आप सभी को टेलीग्राम पर देने वाला हूँ और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कह रहा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो याद रखिएगा किसकी बात हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों की। तो इसका यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका राखी गढ़ी। क्या होगा यहाँ पर? राखी गढ़ी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला हड़प्पा स्थल पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग पहला हड़प्पा स्थल यहाँ पर जो है वो आपका रोपड़ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके आधुनिक नाम की, इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। रोपड़ को रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इनमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया गया था डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए? तो याद रखिएगा इसके लिए यहाँ पर जो है मोमलोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल जो है इसके लिए किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि जो है और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो यहाँ पर जो है ऋषि विश्वामित्र और इसके अलावा कह रहा है कि किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो याद रखिएगा यहाँ पर व्यास और सतलुज। किसके बीच है? व्यास और सतलुज के बीच यहाँ पर जो है वो संवाद है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्यास, तो व्यास को बोलते हैं विपाशा। ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए व्यास की जगह पर क्या लिख दिया जाए? विपाशा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे विपाशा बोलते हैं। और अगर मैं सतलुज की बात करूं तो इसे यहाँ पर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं सुतुद्री। ये याद रखिएगा, इसे बोलते हैं शुतुद्री। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि विश्वामित्र नामक जो ऋषि थे वो, और इसके अलावा दो नदियां कौन सी हैं? व्यास और सतलुज, इनके बीच जो है यहाँ पर संवाद है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो वेद है इसके अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे वेदांग के नाम से जाना जाता है। वेद के अंतिम भाग को वेदांग के नाम से जो है जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टदंती के बीच का जो भूभाग है के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किन नदियों की बात हुई है? सरस्वती और दृष्टदंती, इनके बीच का जो भूभाग है इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर जो है इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त के बाद ही जो है सबसे पहले इन्होंने ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो है ज्ञान प्रदान किया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। और जिसे यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, जो यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने ज्ञान दिया था उसी को जो है धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो याद रखिएगा वो स्थान कौन सा है? डुंगेश्वरी गुफा। यहाँ पर जो है वो 6 साल तक जो है ध्यान किए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था वो किस में दिया था? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन था वो आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर किया गया था? राजगीर में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन। और ये लगभग जो है 483 ईसा पूर्व किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व यहाँ पर जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। ये भी याद रखिएगा आप लोग, किसकी मृत्यु के बाद? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा महिलाओं को पहली बार जो नियुक्त किया गया था वो वैशाली में नियुक्त किया गया था। कहां पर नियुक्त किया गया था? वैशाली में। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? तो यहां पर याद रखिएगा जिनका अर्थ है विजेता। क्या अर्थ है? विजेता। इसके अलावा महावीर स्वामी को जिन के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो इन्हें जो है यहां पर बोला जाता था केवलिन। ये भी याद रखिएगा, इन्हें जो है केवलिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आहर्त, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निर्ग्रंथ के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। किस नाम से? निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। इन नामों से भी इनको यहाँ पर जाना जाता था। किसको? महावीर स्वामी जी को। बाकी जिनका अर्थ क्या है? वो विजेता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जैन धर्म के जो है वो 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत जो है वो जैन धर्म के हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर मैं नाम की बात करूं तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो मौलिक है वो है अहिंसा। यहाँ पर जो है पहला कौन सा है? अहिंसा हो जाएगा। इसके अलावा सत्य, और इसके अलावा अस्तेय, और इसके अलावा अपरिग्रह, और इसके अलावा 5वां है ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा 5वां यहाँ पर है ब्रह्मचर्य। तो ये यहाँ पर जो है जैन धर्म के 5 सिद्धांत हो जाएंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? सबसे मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो मौलिक सिद्धांत याद रखिएगा अहिंसा है। यहाँ पर कौन सा है मौलिक सिद्धांत? अहिंसा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो याद रखिएगा कहां पर उपलब्ध हैं? ये वल्लभी गुजरात में उपलब्ध हैं। कहां पर उपलब्ध हैं? वल्लभी गुजरात में। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए आपकी जुबान पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनामपीय दस्यु भी था? तो याद रखिएगा मौर्य सम्राट अशोक को यहाँ पर बोला जाता था देवनामपीय दस्यु भी बोला जाता था। किसको बोला जाता था? मौर्य सम्राट अशोक को। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो दरबारी कवि जो हरिशेन थे वो किसके थे? समुद्रगुप्त के। याद रखिएगा किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया है? तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा रचित है? तो ये यहाँ पर हरिशेन द्वारा जो है वो रचित है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से
किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न के रूप में कहाँ पर अलंकृत किया गया था? इन सभी को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है वो अलंकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? किसकी बात हुई है? धन्वंतरी कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इनको बोला जाता था धन्वंतरी। इन्हें क्या बोलते थे? इन्हें बोलते थे धन्वंतरी। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की अगर पहली राजधानी की बात की जाए तो याद रखिएगा थानेश्वर। पहली राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो याद रखिएगा कौन सी थी वो? कन्नौज, जो कि थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। तो याद रखेंगे कन्नौज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कह रहा है कि किसने निरुक्त व्युत्पत्ति, विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा महर्षि पतंजल ने लिखी है। किसने लिखी है? महर्षि पतंजल ने लिखी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीतिसार यानी कि राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है कामंदक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कामंदक के द्वारा जो है लिखा गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुलसीदास, तो तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया? रामचरितमानस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा रामचरितमानस, ये हो जाएगा रामचरितमानस। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण लिखा है। तो वाल्मीकि ने जो है वो रामायण लिखा है। इसके अलावा वेद व्यास की बात हुई तो वेद व्यास ने किसकी रचना की है? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे एक साथ। तो पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा ने लिखा है, इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है और वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार अगर उपयोग की बात की जाए तो ताम्र पाषाण युग में किया गया था। किस युग में किया गया था? ताम्र पाषाण युग में जो है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, पहला ही यहाँ पर जो है सही नहीं है, कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ये याद रखिएगा यहाँ पर औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुई थी। तो ये यहाँ पर जो है आपका सही नहीं है, पहला ही क्लियर हो गया। बाकी 622 ईस्वी में जो है मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये सही है आपका। और 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पर यही जो है आपका जोड़ा सही नहीं दिया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो खजुराहो की मूर्ति कलाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? यहाँ पर किस क्रम में कौन भारत आया? टॉमस रो दिया गया है, फाइजान दिया गया है, ह्वेनसांग दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉमस रो की, तो टॉमस रो जो है ये आए थे 1615 ईस्वी में। कब आए थे? 1615 ईस्वी में टॉमस रो आए हैं। इसके अलावा अगर फाइजान की बात करूँ तो ये जो है 402 से 412 ईस्वी के बीच यहाँ पर फाइजान आए हैं। और ह्वेनसांग की बात की जाए तो ये जो है 606 से 647 के बीच जो है यहाँ पर
आए तो सबसे पहले कौन आया? फायजान। दूसरे नंबर पर कौन आया? ह्वेनसांग। और तीसरे नंबर पर कौन आया? टॉमस रो। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विकल्प नंबर दिया गया है आपका बी, ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फायजान यानी कि सेकंड विकल्प, फिर उसके बाद थर्ड यानी कि ह्वेनसांग, और फिर फर्स्ट यानी कि टॉमस रो। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन कह रहा है, तो याद रखिएगा खिलजी। सबसे कम अवधि तक जो शासन किया गया वो खिलजी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, लगभग 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष तक यहाँ पर किया गया था। बाकी तुगलक वंश के द्वारा लगभग 92 वर्षों तक किया गया था। तो ये सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम अवधि तक शासन किसके द्वारा किया गया था? वो खिलजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला देखिए कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? यहाँ पर जो है खिज्र खान जो है किस शासक से यानी कि किस राजवंश से संबंधित था? तो ये जो है सैयद राजवंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? सैयद राजवंश से जो है संबंधित था। अगला यहाँ पर है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? किसकी बात हुई है? मुगल सम्राट बाबर की। तो मुगल सम्राट बाबर ने जो है राणा सांगा को कहां पर हराया था? तो खानवा में हराया था। कहां पर हराया था? खानवा में। ये लोग याद रखेगा। अगला यहाँ पर है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, यानी कि जजिया कर जो है फिर से किस मुगल शासक ने लगाया था? तो याद रखिएगा ये किसने लगाया था? औरंगजेब ने। याद रखिएगा औरंगजेब ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? तुकाराम, जो कि शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत जो थी वो छापा मार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी? तो याद रखिएगा मराठा की। किसकी यहाँ पर सेना की ताकत थी छापा मार? ये मराठा की थी। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर जो था वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो याद रखिएगा पूना। कौन बन गया था मराठा साम्राज्य की राजधानी? पूना, जिसे पुणे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनाया गया था? तो ये आशा अहिर द्वारा बनवाया गया था। किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? ये जो है राजा आशा अहिर के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? मतलब किसने कितने दिनों तक शासन किया? तो अगर मैं बात करूं शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी ने जो है 1504 से लेकर यहाँ पर जो 1540 से इन्होंने जो यहाँ पर शासन किया है वो 1540 से जो है 1545 तक। इसके अलावा अगर मैं अकबर की बात करूं तो अकबर ने जो है 1556 से 1605 तक। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1296 से 1316 तक किया है। और अगर मैं इल्तुमिश की बात करूं तो इल्तुमिश ने 1211 से जो है वो 1236 तक किया है। तो अगर सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया आपका इल्तुमिश यानी कि 1211 से 1236 तक। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट पहले दिया गया, देखिए चौथा पॉइंट इसमें सी में दिया गया है और डी में दिया गया है। और इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 1296 से 1316 तक। तो इसका विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर शासनकाल 1211 से 1236 तक इल्तुमिश का है, फिर 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का है, फिर 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी का है और फिर इसके बाद अकबर का है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा मुगल सम्राट का शासन था। किसका शासन था? मुगल सम्राट का जो है यहाँ पर शासन था।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो याद रखिएगा किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जो है यहाँ पर ये अंग्रेजों से यहाँ पर पराजित हुए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा किस युद्ध में, यहाँ पर जो है प्लासी के युद्ध में। और ये युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1757 में। ये भी याद रखिएगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। इसमें जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से पराजित हुए थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हुई है तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्टन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्टन थे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो अवध को कब्जे में लिया गया था हड़प नीति के माध्यम से। किसके माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से जो है यहाँ पर अवध को कब्जे में लिया गया था। इसके बाद अगला है कि इनमें से कौन जो है वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति के कट्टर समर्थक जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन जो है एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। तो यहाँ पर किसकी बात हुई थी, ये अवध की बात हुई थी। यहाँ पर एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी किस शासक, किसकी बात हुई थी, यहाँ पर अवध की बात हुई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सिपाहियों के द्वारा जो है वो की गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वो रिचर्ड वेलेंजली द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड वेलेंजली के द्वारा जो है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो वो है आपका रेलवे। रेलवे को जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करें, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए आपको ये विकल्प दिए गए यानी कि कौन किससे संबंधित है। तो मैं यहीं पर मिला देता हूँ, आप लोग विकल्प चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की बात हुई है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इसके बाद आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा यानी कि यहाँ पर पहले का जो संबंध है वो तीसरे से यानी कि A3 हो जाएगा, और B का संबंध पहले से है यानी कि B1 हो जाएगा, और C का संबंध 2 से है, और D का संबंध जो है यहाँ पर 5 से है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर विकल्प सही है। A का 3 से, B का 1 से, C का D से 2 से, और D का जो है वो 5 से। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर जो है आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।